हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब ठीक चल रहा है आपका और एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हैं। तो आज एक और पेपर डिस्कस कर लेते हैं, BEGC 113 का मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। ठीक है, ये वाला हमारा पेपर होने वाला है। इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 मैक्सिमम मार्क होने वाले। आंसर ऑल क्वेश्चंस एज इंस्ट्रक्टेड। ये नोट सबको पढ़ना है, पढ़ते भी हो तुम लोग, आई नो। सो सेक्शन ए में है, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए को ध्यान से करना। ठीक है, राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 150 वर्ड्स। 150 वर्ड का मतलब है कि आप कम से कम 1.5 से 2.25 पेज में आप लिख सकते हो, आराम से लिखना भी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आपके सामने जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको आपको डिस्क्राइब करना है, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो इस पेपर में ना हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ हर वीडियो में, कि जो इम्पोर्टेंट है और जो रिपीट होती रहती हैं चीज़ें, क्वेश्चंस आई मीन, और जिनके आने के चांसेस तो होती हैं, साथ ही साथ जो आपको मार्क्स भी आपको अच्छे दिलवाएंगे, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो शॉर्ट नोट है इसके बारे में ये बोलूँगी कि आप इसको थोड़ा सा सीरियसली ही लिया करो। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट है तो आप थोड़ा बहुत कुछ भी लिख के आ गए, ये सोच के कि जो आगे आने वाले क्वेश्चन है जो 20-20 नंबर के हैं उनमें हम अच्छा लिख लेंगे, ये मत सोचना। हर क्वेश्चन को सीरियसली लेना। ठीक है, तो फर्स्ट हम कर लेते हैं यूज़ ऑफ ह्यूमर एंड एब्सर्डिटी इन द प्ले राइनोसेरस। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए ह्यूमर और एब्सर्डिटी होता क्या है। तो पहले मैं ह्यूमर के बारे में बताऊंगी, फिर एब्सर्डिटी के बारे में बताऊंगी। तो राइनोसेरस जो प्ले है, इसके जो राइटर हैं वो यूजीन ईयर्सको। ठीक है, ये इसके राइटर हैं और इनका ये प्ले है राइनोसेरस। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, जो हम ह्यूमर के बारे में बात करने वाले हैं, तो ह्यूमर का किस तरह से यूज़ किया गया है। ह्यूमर होता क्या है, मतलब हास्यास्पद या किसी चीज़ को हास्यास्पद रूप में लेना। तो इस तरह से आपको ये बताना है कि इस प्ले में ह्यूमर को कैसे यूज़ किया गया है, तो कहाँ कहाँ पर यूज़ किया गया है। तो जैसे एक तो रिपीटेटिव डायलॉग में आप बता देना। तो रिपीटेटिव डायलॉग्स में आप बताओगे, क्या बताएंगे आप इसमें, बता सकते हो जैसे जो फर्स्ट सीन होता है एक्ट का, जो फर्स्ट वाला सीन होता है ना, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो ऐसे ही बस मतलब एक जैसे हैबिचुअली ना कुछ भी बोल देते हैं और किसी भी फ्रेज़ को यूज़ कर देते हैं, जैसे कि ओह राइनोसोरस, ये इस तरह से बोल देते हैं वो लोग। ठीक है ना, तो ये जैसे रिपीटेड डायलॉग्स हो गए। फिर इर्रेशनल कैरेक्टर के बारे में बता देना आप। इर्रेशनल कैरेक्टर कौन कौन से थे, ठीक है, इनके बारे में आप क्या बताएंगे कि जो कैरेक्टर्स का जो रिएक्शन था वो आउटरेजियसली ना थोड़ा सा सिली होता है, और कहीं कहीं पर दे आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन डिबेटिंग देन बीइंग अफ्रेड। मतलब क्या होता है कि जो इरेशनल जो कैरेक्टर है ना यहाँ पर, इसको बोल सकते हो आप अतार्किक चरित्र जो हैं, तो इनकी जो रिएक्शंस आते हैं ना वो इंसल्टिंग होते हैं और मूर्खतापूर्ण होते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इन कैरेक्टर्स के बारे में कि वो कई जगह पर इस प्ले में वो कहीं पर जहाँ उनको डरने की ज़रूरत होती है, तो डरने की अपेक्षा वो क्या करते हैं, वो बहस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो इरेशनल मतलब उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट ये कैरेक्टर उसमें डाले गए हैं। फिर डबल मीनिंग, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। डबल मीनिंग में क्या है कि जो एंस को जो है वो डबल मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं, या फिर आप बोल देंगे कि मिसमैच वाले, ठीक है, और प्रॉपर इन फिगरेटिव, ठीक है, इन इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अपने प्ले में यूज़ करते हैं वो। फिर रैशनलाइजेशन के बारे में बता देना आप। रैशनलाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में क्या बताएंगे, जो कैरेक्टर्स हैं ना वो कई बार क्या होता है कि दे कम अप विद रैशनलाइजेशन टू एक्सप्लेन देयर प्रीवियस एरर्स। मतलब अपने पहले की हुई गलतियों के बारे में बताने के लिए वो एकदम से मतलब उनका वो अपीयर हो जाते हैं, विच आर डिलाइटफुल। मतलब उनको देख के अच्छा तो लगता है, थोड़ी सी खुशी भी होती है प्ले में जब प्ले चल रहा था, बट ऑल्सो सजेस्ट डीपर आइडियाज़ अबाउट लॉजिक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट उसके साथ साथ ना कुछ लॉजिक्स और जो जिम्मेदारियाँ होती हैं किसी भी कैरेक्टर की, उसके बारे में भी विचार करने के लिए मतलब वो कैरेक्टर सुझाता है इस तरह से। फिर बौद्धिकता के बारे में बता देंगे आप, इंटेलेक्चुअलिज्म के बारे में। इंटेलेक्चुअलिज्म, दोबारा लिखती हूँ। सो इंटेलेक्चुअलिज्म के बारे में आप बताएंगे कि जो इस प्ले में जो जीन है,
जो एक कैरेक्टर है जीन, तो वो क्या करता है कि जो प्ले में जीन के माध्यम से ना, इसके माध्यम से ये समझाने के लिए एक लॉजिकल जो है, एक लॉजिक मतलब पेश किया जाता है। जो क्या होता है, जो राइनो होता है ना, राइनो, इसकी एक बीमारी उसको लग जाती है जीन को, और वो अपने फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जीन को राइनो से एक इन्फेक्शन हो जाता है या बीमारी लग जाती है, तो उस बीमारी की वजह से वो क्या करता है कि वो अपने फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है। ये जो जीन का जो कैरेक्टर है ना, इसी के थ्रू एक बौद्धिकता पर भी व्यंग्य किया गया है। आप ये यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, फिर मेटाफोर्स का आप बता सकते हो कि जो नाटक है उसमें मूर्खता और मनुष्य को जैसे जिस तरह से राइनो में बदलने के जो एक पर्सोनिफिकेशन की वजह से जो हानियाँ होती हैं उसको उजागर करता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एब्सर्डिटी क्या होती है। ये तो सारा ह्यूमर के बारे में आ गया। ठीक है, एब्सर्डिटी बता देती हूँ। तो जो राइनोसेरस है उसमें जो एब्सर्डिटी है, एब्सर्डिटी का मतलब होता है बेतुकी बातें। ठीक है, बेतुकी बातें। तो प्ले में किस तरह की बेतुकी बातों को पेश किया गया है, जो जीवन की, जो लाइफ की बेतुकी बातों को उजागर करने के लिए जो है इलॉजिकल बात घटनाओं को मतलब यूज़ करते हैं उन चीज़ों का। तो जैसे इसमें आप कुछ घटनाएं ऐसी, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल इनटू राइनोसेरस, कि लोगों को जो है ना वो राइनो बना देना या उसके रूप में ढाल देना। तो जो प्ले का मोस्ट अनरियलिस्टिक एलिमेंट है वो क्या है कि जो दैट ट्रांसफॉर्म्स पीपल इनटू राइनोसेरस। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स पीपल स्कम्बलिंग टू फैसिज्म। ओके, सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे इरेशनल आर्ग्यूमेंट्स। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था इसमें ह्यूमर में, तो इरेशनल आर्ग्यूमेंट्स में क्या लिखेंगे, जो कैरेक्टर्स हैं दे मेक इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दैट डोंट होल्ड अप टू स्क्रूटिनी। ओके, फिर नॉन सेंसिकल लॉजिकल आ जाता है। जो इसमें जो प्ले है उसमें कुछ कैरेक्टर्स जिनके नाम लॉजिशियन और हु इज़ अ नॉन सेंसिकल है, उस इस तरह से आप बता देंगे। फिर आइसोलेशन ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देना यहाँ पर थर्ड पॉइंट करके। ठीक है, सो द प्लेज प्रोटेगोनिस्ट बर्गनर जो है, ही इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द टाउन पीपल हु टर्न इनटू राइनोसोरस। मतलब कुछ ऐसी ऐसी बेतुकी चीज़ें भी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। तो इसमें क्या है कि जो इस प्ले का जो एक नायक है, हीरो जो है वो बेरेंजर, वो शहर के लोगों से अलग हो जाता है और फिर किस में चेंज हो जाता है, राइनो में बदल जाता है। तो ये चीज़ें तो मतलब यकीन करने वाली नहीं है ना, इनको तो बेतुकी ही बोलेंगे। फिर आप थोड़ा सा ये भी बता सकते हैं कि जो नाटक में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो जैसे लोगों को राइनो में कन्वर्ट करने के बारे में, तो ये नाटक जो है ना कोई स्पष्ट कथानक या स्पष्ट जो एक संरचना नहीं है, आप इस तरह से बता सकते हैं। इसमें कुछ भी ना स्पष्ट नहीं है, कुछ भी या तो इलॉजिकल है, इरेशनल है, या फिर चीज़ों को जो है ह्यूमर में ही बता दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको ये चीज़ें बता सकते हैं, आप ये सारे पॉइंट्स बताकर। ठीक है, सेकंड करेंगे हम यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन वेटिंग ऑफ गोडोथ। देखो ये जो है ना ये प्ले, इसको इम्पोर्टेंट समझ के चलना, मान लेना। इस पे शॉर्ट में भी आपको क्वेश्चन मिल गया है यहाँ पर, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो ये जो है ना वेटिंग फॉर गोडोथ, इस पर हमेशा आता है, इस पर कुछ भी पूछ लिया जाएगा आपके, तो इसको अच्छे से करके जाना। सो ये जो प्ले है सैमुअल बकेट का ये प्ले है। ठीक है, ये राइटर्स के नाम जरूर लिख के आना। सो इसमें क्या है कि जो राइटर हैं उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से जो वेटिंग फॉर गोडोथ में जो कि मीनिंग बताने के लिए, जो नाटक के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको व्यक्त करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से जो भाषा का यूज़ किया है इन्होंने। सो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे जो भी कैरेक्टर्स हैं उनकी जो मनस्थिति है। ठीक है, मनस्थिति के चित्रण किस तरह से किया है, या आप बोलेंगे कि द कैरेक्टर्स स्टेट ऑफ माइंड, जो कैरेक्टर का स्टेट ऑफ माइंड है उस तरह से उसको उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है। तो जो बकेट है ही यूजेस लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स स्टेट ऑफ माइंड। ओके, एंड द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन देयर absurd स्टेट एंड देयर मीनिंगलेस डायलॉग is a key feature of the play।
ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो वो अलग तरह से भाषा का यूज़ तो करते हैं अपने इसमें प्ले में, बट उनकी जो बेतुकी सी स्थिति है ना, उनके निरर्थक जो डायलॉग्स हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, उसके बीच एक समन्वय या एक बैलेंस बनाने की जो थोड़ी सी एक विशेषता बताते हैं वो इसके बारे में इन लैंग्वेजेस का यूज़ करके। फिर डेमोन्स्ट्रेटिंग द फेलियर ऑफ लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, कि जो बकेट है ही यूजेस लैंग्वेज टू शो दैट लैंग्वेज इज़ अ फॉल्टी एंड इनएडिक्वेट टूल। मतलब वो लैंग्वेज को एक तरह से इस तरह से भी बताते हैं कि जैसे भाषा की विफलता के बारे में बताते हैं, फेलियर आ गया ना, कैसे करते हैं वो, कि वो ये दिखाने के लिए करते हैं कि भाषा मतलब एक ऐसा टूल है जो अपर्याप्त है और जिसमें बहुत सारे दोष हैं, ठीक है, और ये अक्सर जीवन का अर्थ बताने में विफल रही है। इनका ये मानना है भाषा के बारे में। तो भाषा की विफलता का भी प्रदर्शन करते हैं और जो कैरेक्टर्स की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बताने के लिए भी भाषा का यूज़ किया गया है। फिर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑफ चाओस, ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप लिख देना क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑफ चाओस। ओके, सो इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो बकेट है वो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी और कुछ कई बार विरोधाभासी जैसे होते हैं और प्राय जो यूजलेस वर्ड्स होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, उनका यूज़ करके एक अराजकता वाली एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो किसी भी संस्था का या किसी भी स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन का मजाक उड़ाती है, ठीक है। अंडरलाइनिंग थीम्स ऑफ टेडियम एंड अब्सुर्डिटी, फोर्थ पॉइंट में लिख लेना। अब ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ये सेकंड और ये फर्स्ट। फोर्थ पॉइंट में आएगा टीडियम एंड एब्सुर्डिटी। तो जो कैरेक्टर्स की जो भाषा है, जो लैंग्वेज जो यूज़ की गई है, उसके जो एक ह्यूमर जो है, कई बार जो कैरेक्टर्स के डायलॉग्स में जो ह्यूमर होता है ना, उसमें कई बार क्या होती है कि कुछ नीरसता होती है, कोई मतलब इतना कोई मज़ा नहीं आता, ऑडियंस को पढ़ने में मज़ा नहीं आता, और कुछ बेतुकेपन की जो विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनको ना कुछ सीरियसली रेखांकित करते हैं, ओके, भाषा के जरिए। फिर जैसे फिफ्थ पॉइंट आप लिख देना क्रिएटिंग मीनिंग्स मतलब अर्थ बनाना, अर्थ थ्रू लिंग्विस्टिक चॉइसेस, ठीक है, आप पूरा लिख देना क्रिएटिंग मीनिंग थ्रू लिंग्विस्टिक चॉइसेस। ओके, इसमें क्या लिखेंगे, द प्लेज मीनिंग इज क्रिएटेड, कैसे, थ्रू लिंग्विस्टिक चॉइसेस, डायलॉग्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेथ्स यूज ऑफ म्यूजिक एंड सॉन्ग, ये मैं थोड़ा सा कर लेते हैं बट इतना मेरे को इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा स्टिल। तो अभी हम करने वाले हैं थर्ड पॉइंट, ब्रेख्ट्स यूज ऑफ म्यूजिक एंड सॉन्ग। तो जो ब्रेख्ट है, इनका पूरा नाम है बेर्टोल्ट ब्रेख्ट, ठीक है। ये एक जर्मन राइटर है और उसके साथ साथ ही यूजेस म्यूजिक एंड सॉन्ग्स इन हिज प्लेज इन अ यूनिक वे। तो इन्होंने अपने प्लेज में जो म्यूजिक और सॉन्ग्स को ना एक अलग ही यूनिक वे में यूज़ किया है टू क्रिएट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए बिटवीन ऑडियंस एंड द एक्शन ऑन स्टेज, कि जो ऑडियंस होती है और जो स्टेज पर जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एक गैप होना चाहिए, एक डिस्टेंस होना चाहिए, उसको एक यूनिक वे में उन्होंने बनाने के लिए जो है वो म्यूज़िक और सॉन्ग का इस्तेमाल किया है। तो वो क्यों किया है उनके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। फर्स्ट, जैसे कि क्या पर्पस था इन चीज़ों म्यूज़िक और सॉन्ग को अपने प्ले में यूज़ करने का। तो पर्पस में आप लिखेंगे कि द ब्रेख्ट यूज्ड म्यूजिक टू सर्व द प्लेज थीमेटिक एंड इंटेलेक्चुअल गोल्स, ओके, रादर देन टू इंक्रीज द ऑडियंसेस इमोशनल एक्सपीरियंस। सो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेख्ट का जो पर्पस था ये म्यूज़िक और सॉन्ग को यूज़ करने का, वो सिर्फ इतना सा था कि दर्शकों को, जो ऑडियंस थी, उसको एक इमोशनल अनुभव कराने के बजाय जो नाटक, जो प्ले के जो कैरेक्टर रोल थे और जो लॉजिकल जो टॉपिक्स थे, उनको
पूरा किया जा सके। ओके, सेकंड पॉइंट होगा एलीन। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे अलाइनेशन। अलाइनेशन में क्या यूज़ हो सकता है म्यूजिक सॉन्ग का? सो ही यूजेस म्यूजिक वॉज इंटेंटेड टू अलाइनेट द ऑडियंस फ्रॉम ट्रेडिशनल थियोरेटिकल कन्वर्सेशन। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो एक तरह का अलगाव, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अलगाव। तो जो ब्रेक्ट है उन्होंने म्यूज़िक का यूज़ इसलिए किया है यहाँ पर ताकि वो ऑडियंस को जो ट्रेडिशनल थेरेटिकल जो एक कन्वर्सेशन होता था उससे अलग करके वो एक क्रिटिकल इंगेजमेंट, जो एक आलोचनात्मक लगाव या एक संबंध को यहाँ पर बढ़ाने के लिए या उस चीज़ को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाने के लिए वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक तो हो गया ऑडियंस को जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक नाट्य जो परंपराएं थी उनसे अलग करना था, और दूसरा जो नाटक के जो विषय होते थे, सब्जेक्ट होते थे, उनके साथ एक आलोचनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहन करना था, इनक्रेज करना था उस चीज़ को। फिर है कमेंट्री आ जाएगा, थर्ड पॉइंट कमेंट्री। कमेंट्री में क्या हो सकता है? सी सॉन्ग्स वर ओफनली यूज्ड, मतलब जो प्ले होते थे इनके ब्रेक्ट के, उसमें सॉन्ग्स जो है ना वो फ्रीक्वेंटली यूज होते थे। क्यों होते थे? टू प्रोवाइड कमेंट्री और क्रिटिक ऑन द एक्शन रादर देन टू एडवांस द प्लॉट और डेवलप कैरेक्टर्स। मतलब कि जो टिप्पणियाँ होती थी, कमेंट्री जो कमेंटिंग करते हैं ना, टिप्पणियाँ करते हैं, तो जो सॉन्ग्स होते हैं उनका जो यूज़ था वो जो सब्जेक्ट होता था उसको आगे बढ़ाना, और जो कैरेक्टर्स का जो सब्जेक्ट होता, जो कैरेक्टर होते थे उनको और अच्छे से स्टैब्लिश करने के बजाय जो घटनाएं होती थी प्ले में जितनी भी, उन पर टिप्पणी करना, उनकी आलोचना करना, बस इस काम के लिए होता था इनका। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख देंगे, आप हिस्टोराइजेशन कर देंगे, ऐतिहासिकरण जिसको बोलते हैं, ऐतिहासिकरण। तो यहाँ पर भी जो प्ले में सॉन्ग्स और म्यूज़िक को यूज़ किया जाता है ताकि जो प्ले है उसको ऐतिहासिक बनाया जा सके, और बना के उसका मतलब बनाने के लिए, किसी भी प्ले को ऐतिहासिक दिखाने के लिए, बनाने के लिए भी म्यूज़िक और सॉन्ग्स का यूज़ किया जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका ड्रामेटिक एक्शंस कर सकते हैं आप यहाँ पर। ड्रामेटिक एक्शन, कई बार प्लेज में जो है एक्शन थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाता है, तो उन चीज़ों को भी शो करने के लिए म्यूज़िक और लाउड म्यूज़िक कई बार यूज़ हो जाता था। तो सॉन्ग्स वर इंटीग्रल टू प्लेज प्लॉट एंड ड्रामेटिक एक्शन। तो सॉन्ग्स को तो मेनली यूज़ किया ही जाता था यहाँ पर किसी भी प्ले के और ड्रामेटिक एक्शन की तरह यूज़ करने के लिए। फिर ऑडियंस इंगेजमेंट हो जाएगा 6 पॉइंट में। ऑडियंस को किस तरह से इंगेज रखा जाता था, ठीक है, मतलब बांध के रखना ताकि ऑडियंस उठ के इधर उधर ना गए। तो सॉन्ग्स जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, और टू कंसिडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द प्ले। मतलब कि जो गीतों, जो सॉन्ग्स के ज़रिए ना दर्शकों को नाटक पर जो प्ले होते थे उन पर अलग अलग दृष्टिकोण से विचार करने का भी मौका मिलता था, ठीक है। इस तरह से गानों के माध्यम से जो है एक प्ले को प्रस्तुत करने के लिए जो सॉन्ग्स और म्यूज़िक है इतने इम्पोर्टेंट होते थे, उनको किस तरह से एक बड़ी खूबसूरती से उनका इस्तेमाल भी किया जाता था। ओके, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो इसमें आप छोटे छोटे पॉइंट बना के भी लिखेंगे ना तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे पास होने के लिए। सिर्फ पास नहीं होगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आ गए हम, ये है क्रिटिकली एग्जामिन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इनमें से आपको आई थिंक 3 डायलॉग्स दिए हुए हैं, तो इसमें से कोई 2 करने हैं आपने। ओके, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, 2 करने हैं आपने। तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है एनी टू, ओके, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। सो ये डायलॉग्स हैं, जैसे आपने जो पहले के पेपर हैं जिसमें हमने पोइट्री के बारे में बात की है, जिसमें यहाँ पर स्टेंजाज आते हैं, तो वो भी सारे वही होते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के। उसमें आपने करने पड़ते हैं कि पोएट का नाम क्या है, पोएम का नाम क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जो है ना ये जो डायलॉग्स दिए हुए हैं इनका क्रिटिकली आपने एग्जामिन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप प्ले को पढ़ के जा रहे हो तो आपको जो प्ले के जो
कैरेक्टर्स होते हैं, अगर आपको उनके नाम भी याद रह गए ना, तो भी आप थोड़ा सा ये कंसिडर कर पाओगे कि ये लाइंस कहाँ से उठाई गई हैं, उनका मीनिंग क्या है। तो बेसिकली थोड़ा बहुत पढ़ के ज़रूर जाना और कैरेक्टर्स के नाम ज़रूर याद रखना। ओके, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम पोएम्स पढ़ रहे होते हैं तो पोएम्स में हमको उन्हें ना रटना पड़ता है, एक तरह से याद रखना पड़ता है। लेकिन जो डायलॉग्स होते हैं ना, अब जैसे तुम लोग कोई मूवी देखते हो, मूवी लगभग 2.5 से 3 घंटे की होती है, लेकिन जब तुम लोग एक बार देख लेते हो ना, तो तुम्हें हर कैरेक्टर का, चाहे वो विलेन है, हीरो है, हीरोइन है, को एक्टर्स हैं, सबके तुम्हें नाम याद रह जाते हैं, उनकी लाइन्स याद रह जाती हैं। तो इन द सेम वे जब आप प्ले पढ़ के जाओगे ना, तो आपको सारे कैरेक्टर्स के नाम भी याद रह जाएंगे और किसने क्या बोला होता है वो भी याद रहेगा। तो फिर जहाँ से भी कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा ना, तुम लोग ईजिली वहाँ से उसको करेक्ट कर पाओगे कि ये वहाँ से लिया गया है और इसका ये मीनिंग है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस होती है कि आप थोड़ा सा इसको देख के जाना। बस कैरेक्टर के नाम याद रख लेना, तो चीज़ें अपने आप जो है कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं एकदम से। ओके, सो ये वाला तो आप लोग करेंगे। ओके, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर तो कहीं से भी कुछ भी उठा के दिया हुआ है, बट वही है, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा प्ले। तो आप जहाँ से भी लाइन्स आ जाएंगी, अब जैसे यहाँ पर है मिसिज एल्विन, आई योर मदर, ऑसवाल्ड, एग्जैक्टली दैट इज मिसिज एल्विन। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये कौन है, ये कहाँ पर है, किस बुक में से ये क्या आया है, तो आप इसका मीनिंग भी नहीं बता पाओगे ना आप। मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि एग्ज़ाम में ये आए। तो उसके लिए आपको यही है बेस्ट जो सजेशन कि आप पढ़ के जाना और पढ़ के जाना।